सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन कॉमर्स लेजेंड चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स लेजेंड चैनल में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। टोटल 12 कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के बारे में। ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो है आप अकाउंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, और ये कॉन्सेप्ट्स जो है आपको जो है लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एज़ यूजुअल मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग जो है कॉमर्स लेजेंड चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो है अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को जो है और इस कॉमर्स लेजेंड चैनल को जो है फॉरवर्ड कीजिए और उनको दिखाइए, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी जो है फ्री बेनिफिट मिल सके इस लेक्चर का। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये है आपका लेक्चर नंबर 13 FYGC क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड का। आज हम लोग इसके अंदर सीखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स पार्ट 1। ये एक इसमें बहुत सारे बहुत सारे इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए मैंने इस लेक्चर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस कॉमर्स लेजेंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। हम पहले देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आपके बुक्स में दिया हुआ कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग जो है इट इज एंड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है ये बिजनेस की एक लैंग्वेज है, मतलब कि बिजनेस का एक भाषा है। स्टूडेंट्स, हर एक फील्ड का अपना एक भाषा होता है। जैसे इंजीनियरिंग का अपना एक भाषा होता है, कंप्यूटर्स का अपना खुद का लैंग्वेज होता है, जैसे जावा है, C++ है। वैसे अकाउंट्स का भी अपना एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है इट इज एन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो होता है, बिजनेस जो हम लोग व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने की एक अपना भाषा होता है। उस भाषा को नाम दिया गया है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इट इज एन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये लैंग्वेज है बिजनेस का। फिर आगे आपको बताया गया है कि जो अकाउंटिंग है ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग जो है यह एक माध्यम है। जो अकाउंटिंग है ये एक माध्यम है कम्युनिकेटिंग करने का, मतलब कि बातचीत करने का एक माध्यम है, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये लैंग्वेज होगा अकाउंटिंग, तो ये बातचीत करने का माध्यम तो होगा ही, मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। बट ये कम्युनिकेट क्या करता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग जो है ये कम्युनिकेट करता है रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। जो बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी होती है, जो भी बिजनेस में कार्यक्रम होता है, जो भी काम होता है बिजनेस के अंदर, उसका जो भी रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट्स को जो है अकाउंट जो है ये कम्युनिकेट करता है। अब ये जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, बैलेंस शीट में होता है, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइंटली हम लोग एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। एनुअल रिपोर्ट जो है साल के अंत में आता है, ठीक है। तो जो है ये अकाउंटिंग जो है यह जो है कम्युनिकेट करता है बिजनेस के ऑपरेशंस का जो भी रिजल्ट्स आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब। अब ये कम्युनिकेट तो करता है, बट किसको कम्युनिकेट करता है? ये कम्युनिकेट करता है वेरियस पार्टीज को। अब ये वेरियस पार्टीज कौन होती है, तो देखते हैं वेरियस पार्टीज में कौन कौन होते हैं। इन वेरियस पार्टीज का मतलब होता है कि इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद बिजनेस। अब ये वेरियस पार्टीज कौन है जिसको ये अकाउंटिंग जो है कम्युनिकेट करता है बिजनेस के ऑपरेशंस को? तो जो बहुत सारी पार्टीज है, जो पार्टीज उस बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है या फिर उस बिजनेस के साथ जुड़ी हुई होती है, उनको जो है अकाउंटिंग जो है कम्युनिकेट करता है, इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद द बिजनेस, ओके। तो उन लोगों को जो है अकाउंटिंग जो है ये कम्युनिकेट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या फिर और भी कई सारे रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ये इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद द बिजनेस कौन होते हैं? एक तो कंपनी का मालिक होता है सबसे पहले, देन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि जिसने उधारी पे माल दिया है कंपनी को, या उधारी पे पैसा दिया हुआ है, दैट इज द क्रेडिटर्स, ठीक है। मतलब कि जिसको कंपनी से पैसा लेना है,
ठीक है, दैट इज द क्रेडिटर्स। या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि जिसको पैसा देने का बाकी है, बिजनेसमैन जो है, कंपनी जिसको अभी तक पैसा दिया नहीं है, तो वो सब जो है क्रेडिटर्स हो गए। सर्विस ले लिया या उनसे गुड्स ले लिया बट अभी तक उनको पैसा दिया नहीं है, दैट इज द क्रेडिटर्स। इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है, पैसा इन्वेस्ट किया है, उन लोग जो है रिलेटेड पार्टी हो गई, कनेक्टेड हो गए, कनेक्टेड होते हैं बिजनेस के द्वारा, बिजनेस में। देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, ठीक है। तो जो वेरियस पार्टीज में है, एक तो कंपनी का मालिक होता है जिसको कि कम्युनिकेट करता है अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को भी जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोले तो जिन लोगों ने लोन दिया है बिजनेस को, तो वो लोग भी जो है इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के ऑपरेशंस के जो भी रिजल्ट्स आएंगे। देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो इसलिए इंटरेस्टेड होती है कि भाई आपका बिजनेस जो है अगर जो प्रॉफिट में है तो उसको टैक्स मिलना चाहिए, दैट्स वाई गवर्नमेंट आल्सो इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, ठीक है। एंड अदर एजेंसीज, अदर एजेंसीज बोले तो जैसे सेबी है, आरबीआई है, तो वो लोग क्यों इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस में? वो लोग इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि आपका बिजनेस जो है लीगल है, लीगली परफेक्ट चलना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा ना हो कि जो गलत तरीके से आप कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो अदर एजेंसीज भी जो है उसमें इंटरेस्टेड होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस। आइए आप आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपको बता रहा है कि अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एसोसिएट विद बिजनेस। जो अकाउंटिंग है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है, बट ऑल्सो विद एवरीबॉडी। अकाउंट्स जो है हर एक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, हु इज इंटरेस्टेड इन कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स। अभी किन किन लोगों के साथ अकाउंट जुड़ा हुआ है? जो लोगों को दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है कीपिंग एन अकाउंट, अकाउंट रखने की, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है, मतलब जो लोग भी पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, उन सभी लोगों के साथ जो है अकाउंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग अपने घर का जो है मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखते हो कि बनिया से आपने कितना सामान लाया, या शॉपिंग करने गए थे वहां पे कितना खर्च करके आए, तो आप लोग भी बाद में घर पे आने के बाद बिल वगैरह चेक करते हो ना, ठीक है। सो जो है अकाउंट्स उन सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो लोग मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। सो जो है हु इज इंटरेस्टेड इन कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। Generally, the term accounting refers to financial accounting. Generally, ये बोल रहा है कि जनरली जो टर्म है अकाउंटिंग, इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स बोले तो पैसा कहाँ से आया और वो पैसा कहाँ पे एम्प्लॉय हुआ, और उस एम्प्लॉय होने के बाद उस पैसे से जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ, जो भी एक्टिविटी हुआ, उसका रिजल्ट्स क्या आया, ठीक है। दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज एन आर्ट। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है? एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखने का। क्या लिखने का? ट्रांजेक्शन्स, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होंगे, फिर उसको क्लासीफाइंग करने का, एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस कंसर्न इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो ये हम लोगों ने अर्लियर लेक्चर्स में ये हमने देखा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट क्यों होता है भाई? क्योंकि जो है लोग बातें वही करेंगे, अकाउंट्स की बातें करेंगे, लेकिन सबका प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट, ठीक है। सो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में देखा। सो इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को जानना क्यों जरूरी है? क्या इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स समझना इसलिए जरूरी है कि उससे आपको रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। देन यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशंस, जो अकाउंट्स हम लोग प्रेजेंट करते हैं, किसी को भी दिखाते हैं, वो उसका जो फॉर्मेट होता है यूनिफॉर्म फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं कि रिलायंस कंपनी कोई रिकॉर्ड्स, कोई रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेगी तो उसका अलग फॉर्मेट होगा, टाटा कंपनी का अलग फॉर्मेट होगा, ऐसा नहीं। सबका फॉर्मेट जो है
सबका फॉर्मेट जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। देन जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट, इसमें क्या क्या मेजरमेंट का बेसिस होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। देन प्रॉपर इंफॉर्मेशंस टू ऑल, देन वैलिड एंड अप्रोप्रिएट एजम्पशंस। सो वन बाय वन ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट सीखने के टाइम पे। आइए आगे बढ़ते हैं। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपके बुक्स में दिया गया है, टोटल 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी, देन सेकंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स, देन थर्ड वन इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसका कॉस्टिंग देखना, ठीक है। देन थर्ड वन इज मनी मेजरमेंट, मतलब कि बिजनेस के अंदर जो है मनी मेजरमेंट, ये कॉन्सेप्ट क्या काम करता है वो हम लोग मनी मेजरमेंट में सीखेंगे। देन कंजर्वेटिज्म, बचत के बारे में सीखेंगे हम लोग। देन गोइंग कंसर्न, बोले मतलब होता है कि रनिंग बिजनेस, ठीक है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जो बिजनेस अभी भी रनिंग में है, जो कि अभी भी चल रहा है। देन रियलाइजेशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। रियलाइजेशंस का मतलब होता है कि सेल करने के बाद आपको, कोई एक्टिविटी करने के बाद उसका जो है बेनिफिट आपको कैसे मिलता है, दैट इज द रियलाइजेशंस। देन अक्रूवल बेसिस हम लोग देखेंगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में। डुअल एस्पेक्ट के बारे में भी देखेंगे। देन डिस्क्लोजर, फिर उसके बाद जो है मेटेरियलिटी, ठीक है। और लास्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कि हम लोग वन बाय वन इन डिटेल में देखने वाले हैं। और स्टूडेंट्स ये सारे कॉन्सेप्ट्स जानना और सीखना और इसका जो फंडा है वो क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपको अकाउंट्स जब आप आगे करेंगे तो आपको बहुत सारे जो है बिग बिग क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे अकाउंट्स में। अगर जो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये 12 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी आगे जो है अकाउंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। सो आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आर एज फॉलोज। तो पहला है बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, ठीक है। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट, यस, इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस यूनिट इज सेपरेट, बिजनेस यूनिट जो है वो एक सेपरेट, एक अलग है, एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर, और ये ओनर से अलग ही होता है, भिन्न होता है, ओनर से भिन्न होता है, मतलब ओनर से अलग होता है। सबसे पहले तो बिजनेस यूनिट जो है वो सेपरेट है, एंड और जो ये ओनर से भी अलग होता है, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल, मतलब कि सप्लाई मतलब जो एक पर्सन जो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, ठीक है, तो उससे ये बिजनेस यूनिट जो है सेपरेट होता है। दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर और ओनर्स, दैट इज द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट, मतलब कि जिस इंसान ने बिजनेस को चालू किया है, जिसने अपने घर से पैसा लेके आया, उससे अलग ही होता है बिजनेस यूनिट, ठीक है। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, जिसने पैसा लेके आया बिजनेस में, बिजनेस तो उसी का हुआ, यस ट्रू, बिजनेस उसी का होता है, बस बट बिजनेस एंटिटी का मतलब हम समझते हैं, बिजनेस एंटिटी में आपको ये बताया जाता है कि बिजनेस यूनिट जो है ओनर से अलग होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये हुआ कि भले बिजनेस आपका है, भले आपने जो है घर से पैसा लाके बिजनेस चालू किया, ठीक है, लेकिन बिजनेस एंटिटी के हिसाब से जो भी अकाउंट्स, जो भी हिसाब किताब बनेगा वो जो है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, ना कि फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप बोलेंगे कि मैंने लाखों रुपया जो है घर से लाके बिजनेस चालू किया, तो मैं जैसा चाहूँ वैसा बिजनेस का अकाउंट्स रिकॉर्ड करूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा बिजनेस लिखूँ, ऐसा नहीं होता है। आपने पैसा लाया है लेकिन जो अकाउंट्स आप लिखेंगे
वो बिजनेस वो अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक लिखोगे, ठीक है। इसी के लिए जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको बताया है कि बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर्स, ठीक है। बिजनेस यूनिट जो होता है हमेशा जो है बिजनेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से ही, बिजनेस के नॉर्म्स के हिसाब से ही हम लोग बिजनेस के अकाउंट्स को लिखेंगे, ना कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नहीं तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने तो जो है बिजनेस में लाखों रुपया डाला है, अब मैं जैसा चाहूँ वैसा अकाउंट्स लिखूंगा और वैसा मैं अकाउंट लिख के जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाऊं या फिर मेरे बैंक को दिखाऊं। मैं ऐसा नहीं चलता है। आप भले ओनर है, आपने भले पैसा लाया है, लेकिन अकाउंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट जो है अकाउंट्स के जो नॉर्म्स है, अकाउंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से ही लिखे जाएंगे। हैंस इसलिए द बिजनेस इज लाइबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम हर। इसका मतलब ये हुआ कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि हैंस द बिजनेस इज लाइबल टू द ओनर। अभी बिजनेस जो है ओनर से अलग है, बिजनेस एंटिटी जो होती है वो ओनर से अलग होती है, ठीक है। इसलिए जो है जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है ओनर के द्वारा, ठीक है, उसके लिए जो है बिजनेस हमेशा लाइबल रहेगा, ऋणी रहेगा। लाइबल बोले तो हमेशा उसके लिए वो, उसके सर पे हमेशा वो लाइबिलिटी क्रिएटेड रहेगी। बिजनेस यूनिट जो होती है उसके सर पे हमेशा वो अमाउंट जो है एज अ लाइबिलिटी करके आइडेंटिफाई की जाती है, ठीक है। ऐसा ये बता रहा है, मतलब कि अगर जो आपने 1 लाख रुपया बिजनेस में लाया और बिजनेस स्टार्ट किया तो वो 1 लाख रुपीज जो है बिजनेस के लिए एसेट्स नहीं है, वो बिजनेस यूनिट के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? जब भी बिजनेस आपका अर्निंग चालू करेगा, पैसा कमाना स्टार्ट करेगा, तो 1 लाख रुपया जो स्टार्टिंग में ओनर ने लाया है वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो है दान पेटी में नहीं आया है 1 लाख रुपया, वो वापस उसको करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो कैपिटल लाया है वो जो है कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया गया है वो जो है लाइबल रहेगा बिजनेस यूनिट में, बिजनेस यूनिट के लिए। According to this concept, only business transactions are recorded in the books of accounts. So ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, बिजनेस यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। भले बिजनेस जो है आपका है, आपने पैसा लाया है, ठीक है, लेकिन हम लोग उस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। बिजनेस आपका है, अगेन मैं बोल रहा हूँ बिजनेस आपका है, बट बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट, यहाँ पे दिया गया है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, फ्रॉम द ओनर। इस कारण से जो है इसके अंदर कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन जो है ओनर का रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ओनर ने जो है सपोज होटल में जाके खाना खाया, या घर के लिए वो सब्जी लेके गया, या घर के लिए जो है ओनर ने जो है कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौना लेके गया हो, हाँ टॉयज लेके गया, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों भाई रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारे पर्सनल नेचर के हैं, इससे बिजनेस में कोई इफेक्ट, इससे बिजनेस को में कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ये सारे पर्सनल ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो फिर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स क्या हो गया? बिजनेस के अंदर कुछ भी आप सेल करेंगे, कुछ भी आप परचेज करेंगे, जो भी आपने सेल किया उसके बदले में बिजनेस के अंदर पैसा आया, ठीक है, रिसिप्ट आया, जो भी आपने माल खरीदी किया उसके बदले में आपने जो है सामने वाले को पेमेंट किया, दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो उसी को हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी। ओके, सो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आगे क्या बता रहा है कि बट their transactions with the business such as capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for the personal use will be recorded in the books of accounts। ये क्या कह रहा है कि देयर ट्रांजेक्शन बोले तो ओनर का जो ट्रांजेक्शन होगा पर्सनल नेचर का बिजनेस के साथ में, जैसे कि कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस, जैसे कि उसने
पैसा लाया घर से और बिजनेस में लगाया, तो ये उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। बट ये पैसा जो है बिजनेस में आया है, इसलिए इसको हम लाइबिलिटी मान के एज अ कैपिटल मानेंगे, और इसको लाइबिलिटी में हम दिखाएंगे कि बिजनेस जो है वो लाइबल है, ये बिजनेस यूनिट जो है वो लाइबल है इस पैसे को वापस रिटर्न करने के लिए। और कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, या फिर बिजनेसमैन जो है पर्सनल खर्चे के लिए कुछ कैश विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो ये भी रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। लेकिन ये पर्सनल नेचर का है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे कि भाई तूने 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया था, बट 1 लाख रुपए में से जो है कभी तुम 500 रुपया, कभी 1000 रुपया पर्सनल खर्चे के लिए निकाल रहे हो, तो उतने से हम तुम्हारा कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, उतने से तुम्हारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, सो withdrawn from the business for the personal use will be recorded in the books of accounts। सो जो भी वो कैश विड्रॉ करता है पर्सनल खर्चे के लिए, उसको हम निकाल देते हैं बिजनेस कैपिटल में से। इट इम्प्लाइज दैट द बिजनेस इटसेल्फ ओन एसेट्स एंड ओज लाइबिलिटी। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस जो होता है उसका खुद का एसेट्स होता है और खुद की लाइबिलिटीज होती है। कैसे भाई, खुद की एसेट्स और खुद की लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, देखो बिजनेसमैन ने जो भी बिजनेस में पैसा कमाया, उसी पैसे से उसने बिजनेस के अंदर मशीनरी, ऑफिस, प्रीमाइसेस, फर्नीचर, ये सब उसने खरीदी किया, तो इसके ऊपर बिजनेस यूनिट का हक होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है, बिजनेस ने जो कुछ भी माल उधारी पे खरीदा या फिर बैंक से लोन वगैरह लिया, वो सब जो है बिजनेस यूनिट का ही लाइबिलिटी माना जाएगा। ओके, तो फिर ओनर का क्या है, ओनर का तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल होता है, ठीक है। सो दैट इज द बिजनेस एंटिटी, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इस एग्जांपल से थोड़ा ये कॉन्सेप्ट और इजी हो जाएगा आपको। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है कि हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस। एक बिल्डिंग है, ओनर का एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में से 50% और जो यूसेज है बिल्डिंग का वो ओनर का है, और 50% यूसेज जो है वो कंपनी का है। क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस एंड अदर हाफ ऑफ द बिजनेस इज यूज्ड फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। मतलब कि एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में ओनर का घर भी है और ओनर का ऑफिस भी है, बिजनेस भी है, लेकिन 50% वो घर के लिए यूज कर रहा है वो बिल्डिंग, और 50% वो ऑफिस के लिए यूज कर रहा है। सो इफ द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज ₹50,000, अगर जो टोटल रेंट जो है बिल्डिंग का 50,000 है, देन ओनली ₹25,000 विल बी डिडक्टेड एज अ ड्रॉइंग फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। तो फिर क्या होगा, कंपनी जो है 50,000 रुपया रेंट दे रही है उस बिल्डिंग का, लेकिन वो 50,000 जो है कंपनी का खर्चा नहीं है। क्यों भाई नहीं है, क्योंकि उस 50,000 के खर्चे में, रेंट एक्सपेंसेस में, 25,000 जो है वो बिजनेसमैन का जो है ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग का मतलब होता है कि उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन्स हो गया, ठीक है। तो जो है ये 25,000 रुपया जो है, जो है 25,000 जो है, जो है ये निकाल दिया जाएगा एज अ ड्राइंग फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। प्रोप्राइटर ने जो भी कैपिटल लेके आया है उसमें से 25,000 रुपये लेस हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि आप, ठीक, बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपया सपोज बिजनेस में लाया, अब नेक्स्ट मंथ में उसने जो है खुद के घर के खुद के घर का भाड़ा भरने के लिए 25,000 रुपया बिजनेस से विड्रॉ किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेसमैन ने टोटल कितना पैसा दिया कंपनी को, 1 लाख माइनस 25,000। 25,000 रुपया वो वापस लेके, 1 लाख लाया था लेकिन 25,000 रुपया वापस लेके चला गया, तो 75,000 ही हुआ ना। तो इसके लिए जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से विल बी डिडक्टेड एज अ ड्राइंग फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। तो ये 25,000 रुपया जो है वो निकल जाएगा एज अ ड्राइंग, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका बिजनेस एंटिटी के बारे में कॉन्सेप्ट, बाकी का कॉन्सेप्ट हम आगे सीखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड का ये वीडियो। सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे जो है स्प्रेड कीजिए, उनको भी बताइए ताकि उन्हें भी इस फ्री लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। और इस लेक्चर को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शंस में आप लोग अपना रिमार्क्स ज़रूर लिखिएगा। सो
Thanks for watching this channel. तो स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ द पार्ट 1। सो मैंने इस लेक्चर को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि जो है छोटे छोटे वीडियोस बन सके और आपको आसानी से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सके। और हर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको एक जो है एग्जांपल भी दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शंस में आपको ये लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइए। और जाने के पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कॉमर्स लीजेंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन्हें भी इस फ्री लेक्चर का बेनिफिट मिल सके।